नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। काजरी में आयोजित होने वाले किसान मेले पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। मोती उत्पादन करने की सही विधि और इसके फायदे। किसान भाइयों, हम प्रतिदिन अपने अन्नदाता कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन इत्यादि से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं। साथ ही नए अनुसंधान कार्यों तथा आयोजित किसान मेलों को भी हम अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य भी करते आ रहे हैं, ताकि आप इन मेलों में भाग लेकर या अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से देखकर लाभ उठा सकें। इसी के अंतर्गत 23 सितंबर यानी कल काजरी जोधपुर में किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। तो इस मेले में किसान के लिए क्या कुछ खास रहेगा, आइए जानते हैं काजरी जोधपुर के निदेशक डॉक्टर ओपी यादव से। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले वर्षों की भांति इस साल भी हम हमारे संस्थान काजरी में 23 सितंबर को किसान मेला आयोजित कर रहे हैं। इस मेले में कृषि नवाचार के विषय में जितने भी कार्य पश्चिमी राजस्थान के मुताबिक किए जा रहे हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से फसलों का प्रबंधन, कृषि वानिका का प्रबंधन, हॉर्टिकल्चर का प्रबंधन और साथ साथ में डेयरी को किस तरह से प्रबंधित किया जाए ताकि किसान की जो आय में सिग्निफिकेंट वृद्धि की जा सके। इसके साथ साथ एक समन्वित कृषि प्रणाली जो है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही अनुकूल मानी गई है, किस तरह से हर किसान उस समन्वित कृषि प्रणाली को अपने खेत पर लगाए, जिस वजह से जो हमारे यहाँ पे सूखा पड़ने की जो मार है उस मार को कम से कम तर किया जा सके और साथ साथ अपने इनकम में बढ़ोतरी की जा सके। हम किसानों को बहुत उन्नत तकनीक बताने का प्रयास करेंगे। अगर किसान वो उन्नत तकनीक अपनाते हैं तो एक तरह से ये मानिए कि सूखे के प्रभाव को कम करना और साथ में किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कम पानी में कम से कम खेती में खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किस तरह किया जाएगा, इस सब का प्रदर्शन हमारे संस्थान में होगा। तो इस मौके पर मैं आपकी सभी किसान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप 23 तारीख को सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का प्रोग्राम है। आप भारी संख्या में हमारे संस्थान में आएँ और हमारा जो प्रयास है इसमें भागीदारी बने और इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। साथ साथ में जो नई तकनीक है हरा चारे को प्रबंधन करने के लिए पूरे साल में, ताकि आपके पशुओं को पूरे साल हरा चारा मिलता रहे, ये तकनीक का भी प्रदर्शन किया जाएगा। और विशेष बात यह है कि इस बार हम एक फसल प्रतियोगिता भी यहाँ पर रख रहे हैं, जिसमें किसान अपने यहाँ से अपने फार्म प्रोड्यूस को लाकर यहाँ पर प्रदर्शित कर सकता है और जितने भी किसान भाई इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे, जिनकी सबसे अच्छी फसल का जो नमूना होगा उस नमूने को हम उचित इनाम भी देंगे। एक और प्रयास हम कर रहे हैं कि जो किसान भाई काजरी के उन्नत तकनीकों को अपनाकर आगे दूसरे किसानों को बता रहे हैं, उनका चयन भी हम काजरी किसान मित्र के रूप में इस किसान मेले पर करेंगे और माननीय कृषि राज्य मंत्री के हाथों से उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अपने अन्नदाता कार्यक्रम के पिछले अंशों में हमने आपको मोती उत्पादन करने वाले जिला बेगूसराय गांव तेतरी के प्रगतिशील किसान जयशंकर सिंह से मिलवाया था, जो कि इस व्यवसाय से सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। अगर आप भी इनकी सफलता को देखते हुए मोती उत्पादन करना चाहते हैं तो मोती उत्पादन से जुड़े पहलुओं की जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इसके लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ प्रशांत कुमार से।
जल कृषि के अंतर्गत मोती पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। मछली पालन के साथ साथ आप मोती पालन भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं आती है। सरकार आजकल किसानों की आय दुगनी करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। जो किसान इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं वो इसे तत्काल जुड़े। इसमें बहुत सारे आपको फ़ायदे हैं। मछली पालन के साथ साथ आपको मोती पालन से अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। इसमें आपको कुछ करना ज़्यादा नहीं है। मछली पालन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ इसमें आपको बांस खूंटा गाड़ कर उसमें मोती पालन हेतु जो सितुए हैं, सीप हैं, उसको आप उसमें लगा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है और ये आप इसको अपनाकर आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं। अतिरिक्त आमदनी का जरिया उपलब्ध हो सकता है आपका ये। और सरकार इसके लिए बहुत ही प्रयत्नशील है, क्योंकि आप जान रहे केंद्र सरकार की एक योजना है कि विगत 2022 तक किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए। तो इस हेतु जो है मोती पालन आप बेहतर विकल्प आपका हो सकता है। ये मोती पालन भारत समेत अनेक देशों में मोतियों की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन दोहन और प्रदूषण से इनका उत्पादन घटता जा रहा है। अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हर साल मोतियों का बड़ी मात्रा में आयात करता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वास्तव में हमारे देश में विशाल समुद्री तटों के साथ ढेरों सदा नीरा नदियां, झरने और तालाब मौजूद हैं। इनमें मछली पालन के अलावा हमारे बेरोजगार युवा और किसान अब मोती पालन कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मछली पालन के साथ साथ आप मोती पालन भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं आती है। इसके लिए सिर्फ तालाब का प्रबंधन करना पड़ता है, तालाब की तैयारी करनी पड़ती है। वैसे तालाब जिसमें 5-6 फीट पानी हो, गहरा हो, उसमें आप चूना सर्वप्रथम चूना डाल लें। चूना डालने के बाद जैविक खाद में आप गोबर की खाद, सूकर की खाद या फिर जंतु की पोल्ट्री की खाद जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, ये सब का भी आप रासायनिक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देने की बात यह है कि मोती पालन में आपको पर्याप्त मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन रखना ज़रूरी होता है। पादप प्लावक की मात्रा जितनी अधिक होगी, मोती उतना ही होता है, मोती का सीप जो होता है वो अच्छा ग्रोथ वृद्धि करता है, क्योंकि वो उसी पर निर्भर करता है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 शीप के मोती उत्पादन किए जा सकते हैं। खेती शुरू करने के लिए किसान को पहले तालाब, नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है या फिर इन्हें खरीदा भी जा सकता है। लेमिलिंडिस, उसको हम तालाब में छोड़ सकते हैं। लेमिलिंडिस जो है एक मीठा जल का रहने वाला एक सितुआ है, जिसके मेंटल में आप कोई रेत का कण चला गया या कोई बाह्य पदार्थ चला जाता है तो उसके ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है और कालांतर में वो 1 साल के बाद उसमें मोती का निर्माण होता है। और जब उसका परिपक्व आ जाए, जैसे 65 से 100 ग्राम के बीच का जो सीप होता है वो आइडियल होता है, उसमें मोती बढ़िया तैयार होता है, तो उसको हम लेकर फिर उसमें इंसर्ट किया जाता है बीड। बीड का मतलब होता है कि जो कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट जो उसकी जो फेविकोल या किसी चीज़ से उसको गोली जैसा बनाकर फिर उसको ऑपरेशन करके उसको बीड को इंसर्ट किया जाता है। जब हम इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद उसको पॉकेट में जाल की एक थैली होती है, जिस तरह से हम लोग छोटे छोटे पॉकेट बनाते हैं। नेट का जो जाल होता है, आप चाहे मच्छरदानी की जाली बना लें, चाहे आप छोटी 2.5 mm मेश साइज़ का भी जाली बना सकते हैं। एक पॉकेट जैसा बना लें, करीब 6 इंच का 8 इंच का पॉकेट बना लें और उसमें 4-5 जो सितुए हैं, सीप हैं, उसको आप रख सकते हैं और उसको फिर बांस में लटकाकर, रस्सी के सहारे लटकाकर उसको उसमें डाल सकते हैं। और जब 8 महीना 10 महीना हो जाए तो उसको चेक करते रहे, बीच बीच में चेक करते, 8-10 महीने के बाद उसमें से उसको निकाल कर उसका ऑपरेशन करके हम उसमें से मोती निकाल लेते हैं। मोती सिर्फ सफ़ेद ही नहीं होते, इसमें लाल, काला, जिस तरह के आप डाई यूज करेंगे उसके बाद उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके अनुसार वो मोती का कलर उस पर निर्भर करता है। जो किसान मछली पालन के साथ साथ मोती पालन करना चाहते हैं वे अभी तो वर्तमान में भारत में
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सीफा जो भुवनेश्वर में स्थित है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने जिले के संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर अपने प्रशिक्षण के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपको निःशुल्क उपलब्ध है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है, और बढ़ी भी क्यों नहीं, क्योंकि आजकल जैविक उत्पाद की मांग काफी बढ़ गई है। साथ ही मृदा का उपजाऊपन भी बना रहता है। इसी को देखते हुए आज हम किसानों के लिए जानकारी लाए हैं वैज्ञानिक तकनीक से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की नई तकनीक के बारे में। तो आप किस प्रकार से करें वर्मी कंपोस्ट तैयार, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरड़ा जयपुर के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह। प्रथम काम ये करना है आपको कि सबसे नीचे जो है आप जो है बेड में सबसे नीचे जिस तरह से सरसों की डंठल हुआ या जिस तरह से आपकी फसलों का जो है अवशेष हुआ उसको आप जो है बिछा दीजिए। बिछाने के बाद आप जो है 15 से 20 दिन पुराना गोबर जो है गोबर से आप जो है बेड को जो है भर दीजिए। भरने के बाद उसको जो है आप पानी से आप जो है उस पे जो है उसको नम कर दीजिए। नम करने के बाद 10 से 12 दिन तक उसको जो है आप खुला छोड़ दीजिए। खुला छोड़ने का तात्पर्य ये है कि उसके अंदर जो भी जो है गर्मी होगी, जो भी गैस होगा वह जो है बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद किसान बंधुओं इसका सबसे अच्छा तरीका ये है खड्डे की जो आपने जो है उस जो है खड्डे की जो आप भराई किए हैं उसका जो है तापक्रम एकदम जो है लो हो जाना चाहिए, जिससे केचुआ जो है अपनी जीवन चक्र जो है उसके अंदर पूरा कर सके। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ, इसके लिए गाय, भैंस, भेड़ तथा मुर्गियों इत्यादि का मल, बायोगैस स्लरी, शहरी कूड़ा, व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, घास फूस व पत्तियां, रसोई घर का कचरा आदि का उपयोग किया जा सकता है। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे नीचे की सतह पर 5 सेंटीमीटर मोटे कचरे, घास फूस, केले के पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते, फसलों के डंठल आदि को तह में बिछाएं और इसके बाद इस तह पर सड़े हुए गोबर की 5 सेंटीमीटर की तह बनाएं तथा पानी छिड़क कर 1000 से 1500 केंचुए प्रति मीटर की दर से छोड़ें। इसके ऊपर सड़ा हुआ गोबर और विभिन्न व्यर्थ पदार्थ जिनसे खाद बनाना चाहते हैं 10 से 3 के अनुपात में डालें। बेड के ऊपर जो है एक बेड में मतलब 10 फुट लंबा 3 फुट चौड़ा बेड में आपको जो है 2.5 किलो जो है केंचुआ जो है छोड़ने की ज़रूरत है। उसको केंचुआ छोड़ने का तरीका यह है कि आप जब आपके जो है गोबर का जो है टेम्परेचर एकदम सामान्य हो गया तब आप जो है 2.5 किलो केंचुआ जो है उस बेड में चारों तरफ जो है फैला करके और आप उसको हाथ से जो है मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप जो है जूट की बोरी से आप उस बेड को जो है ढक दीजिए। इसके बाद कंपोस्ट को टाट या बोरी से ढक दें। इस पर पानी का प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें ताकि नमी का स्तर 40% से ज्यादा रहे। साधारणतया 60 से 70 दिनों में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। इस अवस्था में पानी देना बंद कर दें जिससे केचुए नीचे चले जाएं। इसके बाद वर्मी कंपोस्ट को एकत्रित कर छान कर केचुए अलग करें तथा छाया में सुखाकर प्लास्टिक की थैलियों में भरकर सील कर दें। ये जो गोबर जो है केचुआ जो है उसको जो है केचुए खाद में जो है उसको बदल देता है। ये 40 से 45 दिन में ये गोबर आपका केचुए की खाद में जो है बदल जाएगा, जिसमें जो है जो एकदम शुद्ध रूप से आपका जो है कार्बनिक जो है खाद जो है तैयार हो गई। जिसमें क्या हुआ, एक तो जो है एकदम जो है आपका जो है कार्बनिक खाद तैयार हो गई, जिसमें जो है तमाम जो है मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व कार्बनिक रूप में उस केचुए के खाद में जो है उपलब्ध रहते हैं, जिसको पौधा या आप पेड़ पौधे या आप जो है फुलवारी में
आप जो है प्रयोग करने के बाद आपके पेड़ पौधे, आपकी फुलवारी, आपका जो है सब्जियां आसानी से उनकी जो है जड़ें जो है इन केचुए की खाद में जो भी जो है मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध हैं उसको आसानी से जो है ग्रहण कर लेते हैं। तो ये किसान बंधुओं, ये केचुए की खाद बहुत ही उपयुक्त है और हर किसान जो है आसानी से अपने घर पर कम से कम जो है 1 से 2 बेड जो है अपने घर पर जो है आसानी से बना सकता है। किसान भाइयों, अब जानते हैं वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता और महत्व के बारे में, जो इस प्रकार है। इकट्ठा करने के बाद जो है जब भी हमको जो है अपने पेड़ पौधों में, अपने जो है सब्जियों में, अपने जो है फूलों में जब भी जो है हमको ज़रूरत पड़ती है, हम इस केचुए की खाद को हम जो है उपयोग में ले लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जो है पेड़ पौधों के लिए पौष्टिक है। पौधों का जो है विकास बहुत अच्छा होता है। ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है वह जो है लंबे समय तक जो है बनी रहती है। दूसरा, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता के साथ साथ ज़मीन की जो है पानी जो है अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है जो है मिट्टी की। तो इससे किसान बंधुओं, आप जो है कम लागत में आप जो है केचुए की खाद जो है अपने घर पर जो है तैयार कर सकते हैं। अपने ज़मीन की आप उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकते हैं। अपने जो है जो भी आप फसल ले रहे हैं उसका आप जो है उत्पादन आप जो है बढ़ा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हड़ौता, जिला जयपुर के गोपाल लाल ने। आपने बछड़ियों की उचित देखरेख के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आजकल किसान जो है खेती के साथ साथ में जो है पशुपालन को भी एक व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे हैं। तो पशुपालन में जो नवजात बछड़े, वो बछड़ियाँ होती है, तो उनकी जो है अपन प्रारंभिक अवस्था में अगर अच्छी तरह से देखभाल करें तो वो बड़े होके अपन को अच्छा उत्पादन दे सकें। किसान भाइयों, नवजात बछड़े बछड़ियों की उचित देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, जिससे इनका वृद्धि और विकास अच्छा हो। तो कैसे करें इनका आहार प्रबंधन और देखभाल, आइए जानते हैं। इसके लिए क्या है कि आजकल अपने जो है दुग्ध व्यवसाय की सफलता के लिए अपने जो बछड़े और बछड़ियाँ जो नवजात होते हैं उनका देखभाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि दुग्ध व्यवसाय का भविष्य उसके बछड़ों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इन जो नवजात बछड़े बछड़ियों से ही अच्छा अपन प्रतिपादन मिलता है, जिसके उत्पादन के साथ साथ आय में भी वृद्धि होती है। और जो जन्म से जो बछड़े और बछड़ियाँ होते हैं उनको अपन पूरा देखभाल करते हैं, तो उस टाइम जो मोटी मोटी बातें हैं या मुख्य बातें उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है कि जन्म के तुरंत बाद बछड़े और बछड़ियों के जो या तो अपन उनका जो है मुंह में, आँखों पर एक साफ तथा कोमल स्वच्छ कपड़े से चिपचिपी झिल्ली, जिसको अपन म्यूकस कहते हैं, उसको अपन हटाकर साफ कर देना चाहिए, जिससे जो है बछड़े बछड़ियों को श्वास लेने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। इसके बाद जो नवजात बछड़े हैं उनको नाल या जो नेवल फ्लैप होता है उसको उसके शरीर से लगभग 2 इंच नीचे से काटते हुए किसी साफ कैंची या नई ब्लेड से काट कर साफ कर देना चाहिए और उस पर जो है टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए। इसके बाद बछड़े बछड़ियों को खीस पिलाने से पहले अपन को जो गाय या भैंस का जो अडर होता है या आयन जिसको अपन कहते हैं, एवं थनों को अच्छी तरह से साफ करके जो है उनको जो है जीवाणु रहित कर देना चाहिए। किसान भाइयों, नवजात बछड़े को उसकी मां का पहला दूध यानी खीस पिलाना चाहिए, जिससे उसके शरीर का विकास अच्छा हो। इस खीस में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो शारीरिक विकास के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जितना जल्दी हो उसको जो है जानवर से जो पहला दूध मिलता है, जिसको अपन खीस कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसको पिलाना चाहिए,
क्योंकि जन्म के बाद जैसे जैसे समय निकलता जाता है, बछड़े और बछड़ियों की जो जीव प्रतिरोधी या एंटीबॉडीज़ पदार्थों की जो है कमी हो जाती है या क्षमता कम हो जाती है। तो ये क्षमता जो है जन्म के शुरुआती कुछ घंटों में सर्वाधिक होती है एवं इसके बाद 4 से 6 घंटे में जो है थोड़ी कम हो जाती है। फिर 24 घंटे बाद बछड़े में ये क्षमता जो है बिल्कुल नहीं रहती है। सामान्यतः बछड़े व बछड़ियों को उसके शरीर भार का लगभग जो है 10% यानी 10 किलो शरीर भार पर का अगर बछड़ा बछड़ी है तो उसको 1 किलो खीस पिलाना चाहिए। यदि अगर उसको अपन ज़्यादा खीस पिला देंगे तो उसको जो है दस्त हो जाएगा। तो इसके लिए जो है क्वांटिटी जो है उसके बॉडी भार के हिसाब से पिलाना चाहिए। खीस में प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण सामान्य दूध से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खीस बछड़े बछड़ियों को रोगों से लड़ने में तब तक सहायता प्रदान करता है जब तक कि उसकी स्वयं की प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित नहीं हो जाती है। सामान्य बछड़ा और बछड़ी जन्म के 4-5 घंटे बाद जो है गोबर निकाल लेता है, जिसको अपन मीकोनियम बोलते हैं। पहला गोबर जो निकालता है बछड़ा बछड़ी, अगर वो मीकोनियम या गोबर नहीं निकाल रहा है तो अपन को जो है तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ब्याने के बाद 1 माह की उम्र तक बछड़े और बछड़ियों में दस्त की समस्या आम बात हो। दस्त का सबसे अच्छा उपचार जो है उसका पहले बचाव करना चाहिए और जो है उसको ज़्यादा मात्रा में दूध या खीस नहीं पिलाना चाहिए। नवजात बछड़े में आंतरिक परजीवी का प्रकोप होता है जो उसके शारीरिक विकास को बाधित करते हैं। इसका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो पशुपालन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जन्म के बाद 15 दिन के अंदर अंदर जो है अंतःक्रमी यानी जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं परजीवी, तो इनके लिए जो है अपन अंतः परजीवी के लिए अपन को जो है पेट में कीड़े मारने की दवाई जो है समय समय पर पिलानी चाहिए। इसके बाद बछड़े बछड़ियों का जो रूमन है जो 4 से 6 महीने की उम्र में पूर्णतः विकसित हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे उसको जो है अपन हरा चारा, सूखा चारा और थोड़ा थोड़ा दाना खिलाना शुरू कर देना चाहिए। बछड़े बछड़ियों को 10 दिन की उम्र के बाद जो है पौष्टिक दाना जिसे अपन काफ स्टार्टर कहते हैं उसको भी अपन खिलाना प्रारंभ कर देना चाहिए। और इसके बाद पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार समय पर उस एरिया में जो प्रचलित बीमारियां हैं उनके बीमारियों से लड़ने के लिए जिनमें टीकाकरण कर देना चाहिए जिससे कि वो बीमारी उसमें नहीं रहे। सभी अपन बातों का ध्यान रखेंगे तो पशुपालक अच्छे पशु तैयार करके उत्पादन एवं अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। रिस्का की फसल में अमर बेल की समस्या और बचाव के उपाय। बैंगन की फसल में कीट और रोगों के नियंत्रण पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।